नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे। सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी 93 नई बसें। सीएम योगी आदित्यनाथ बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो 93 नई बसें सभी जिलों से चलेंगी दिल्ली के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये विशेष कार्यक्रम है। सीएम आवास से ही सीएम योगी आदित्यनाथ इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो यूपी वासियों को आज बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं, जहां सभी जिलों से दिल्ली के लिए चलेंगी 93 नई बसें, जिनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनऊ से अगली खबर। उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतों की जाएगी पुरस्कृत। सीएम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत चयनित आज लखनऊ में मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। प्रथम पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 11 लाख पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार पाने वाली पंचायत को 9 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो सीएम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मानित। प्रथम पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 11 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो दूसरा पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को 9 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्नाव की 5 ग्राम पंचायतें पुरस्कृत की जाएंगी, जहां सीएम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत चयनित पंचायतों को आज सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से अगली खबर। सरकार ने 2 अपर महाधिवक्ताओं की सेवा समाप्त की है। श्री नारायण मिश्रा और शिव कुमार पाल की सेवा समाप्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 एजी को हटाया गया है। हाईकोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम थे नारायण मिश्रा। शिव कुमार पाल को अपर महाधिवक्ता पद से हटाया गया है। प्रशांत सिंह अटल को मुख्य सीएचसी बनाया गया है। लखनऊ बेंच के मुख्य शासकीय अधिवक्ता बने प्रशांत। योगी सरकार ने प्रशांत को फिर मुख्य सीएचसी बनाया है। प्रशांत सिंह अटल को मुख्य सीएचसी, लखनऊ बेंच के मुख्य शासकीय अधिवक्ता बने हैं प्रशांत। और इसी के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। योगी सरकार ने प्रशांत को फिर से मुख्य सीएचसी बना दिया है। महिला पहलवानों का मुद्दा दिल्ली से बिजनौर पहुंच चुका है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरे। वहीं किसानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। पहलवानों के आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इससे लेकर मुजफ्फरनगर के शोरम में खाप पंचायत हुई। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जो शुक्रवार को कुरुक्षेत्र की बड़ी पंचायत में सुनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो खाप के चौधरियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का भी फैसला लिया है, यानी आंदोलन अभी और जोर पकड़ेगा, ये तय है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कहीं इन तमाम कोशिशों से पहलवानों का आंदोलन कोई हाईजैक तो नहीं कर ले रहा। देखिए खास रिपोर्ट। पहलवानों के आंदोलन में लग गया सियासत का तड़का। मेडल वीरों के कंधे पर बंदूक, निशाना आखिर किसका? पहलवानों के आंदोलन को लेकर 28 मई से अब तक जो हो रहा है, उससे तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से इस आंदोलन को राजपूत बनाम जाट करने की कोशिश की गई और अब किसान संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहलवानों का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो 28 मई को संसद कूच के फैसले के साथ जंतर मंतर पर मौजूद सभी लोग नहीं थे। एक पक्ष का कहना था कि इस ऐतिहासिक दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद संसद कूच का प्रयास हुआ और नतीजा जंतर मंतर से टेंट उखड़ गया। इसके बाद हरिद्वार में मेडल बहाने की कोशिश की गई। किसान नेताओं के मनाने के बाद फैसला बदल दिया गया।
सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड रहा। दरअसल पहलवानों के आंदोलन के 2 चरण रहे हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ, जिसमें पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी नेता हैं, वो भी पहुंची और पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद ब्रजभूषण खेमे से कहा गया कि आंदोलन हरियाणा के एक अखाड़े और एक परिवार का है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को उकसाने का आरोप भी लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाट बनाम ठाकुर के पोस्टों की भरमार हो गई। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवान जंतर मंतर पर चले गए, लेकिन 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो पहलवानों का खेमा दोबारा जंतर मंतर पहुंच गया। इस बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों, किसान नेताओं, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों के साथ देने की अपील की। इसके बाद प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, ओपी चौटाला समेत कई लोग समर्थन देने पहुंचे। बस बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। एक ओर इसे जाति समीकरण से जोड़ा गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की दखल के बाद आंदोलन का मूल स्वरूप ही बिगड़ने लगा। ऊपर से जिस तरह की दिलचस्पी टिकैत खेमा दिखा रहा है और जिस तरह पहलवानों ने अपने मेडल उन्हें सौंप कर एक तरह से अपने आंदोलन का भविष्य उनके हाथों में दे दिया है, इससे साफ है कि एक बार फिर आंदोलन के सहारे पहलवानों को इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासी माइलेज साधने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि इसमें त्रिशंकु बन गए हैं पहलवान, जो विरोध के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि न तो वो कदम पीछे खींच सकते हैं और न ही किसान नेताओं और खाप पंचायतों के फैसले से इनकार कर सकते हैं। सवाल ये है कि एक आपराधिक मामले में कार्रवाई की मांग से शुरू हुआ एक आंदोलन अगर वाकई हाईजैक हुआ है तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा घाटे में पहलवान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का होगा आयोजन। कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, जहां यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल। खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो कल मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। किसानों का हाथ अब पहलवानों के साथ है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी हुए थे शामिल। तो खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जहां कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय। तो 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको लेकर आज निर्णय लिया जाएगा। तो कल मुजफ्फरनगर के शोरम में महापंचायत हुई और इसमें खाप पंचायतें शामिल रहीं, चौधरी शामिल रहे। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, जहां यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो खाप का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले पर आखिरी मंथन के बाद वो फैसला अमल में लाया जाएगा। लखनऊ में बेली कला संपर्क मार्ग पर सीसी रोड का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में नई टेक्निक का यूज हो रहा है और नई टेक्निक से ही रोडों का निर्माण किया जा रहा है। वो टेक्निक को किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है? आज देखा होगा ग्रिड बेस्ड सेल्फ फिल जो कंक्रीट है, उसमें एक्सपेंशन जब होता है गर्मियों में तो सड़कें छिटक जाती हैं, उससे समाधान हो जाएगा। रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ वही गुटका वही हिस्सा लिया जाएगा। मुझे बताया गया कि इसके लागत भी कम लगती है, मोटाई भी कम है। जो सड़कें इतनी ऊंची हो जा रही हैं गांव में, वो भी इससे सुविधा मिलेगी। तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य भी है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए रिसाइकल प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रबर का सड़कों में निर्माण में जितना कम हो सके हम। लागत में भी फर्क आएगा सर? लागत में भी बताया गया है फर्क आएगा और आज प्रयोग हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे भी बिल्कुल यहाँ की सफलता देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ में जितिन प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस निर्माण कराया जा रहा है, रोडों का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी सड़कें होंगी जहां पर सीसी रोडों का जो है वो निर्माण कराया जाएगा। यानी इससे रोडों की मजबूती रहती है, इसके साथ ही साथ में इसकी लाइफ भी अधिक रहती है। कैमरा नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नए मोहनलालगंज के बीजेपी विधायक अमरीश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी सुनते नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वजह से इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है। विधायक अमरीश कुमार से खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। मोहनलालगंज के विधायक अमरीश कुमार हमारे साथ में है इस समय बातचीत करने के लिए। सर, आपने कई बार पत्र लिखा है, रोडों को लेकर के, सड़कों को लेकर के आपने पत्र लिखा है। आखिर फिर आज आप किस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शिरकत करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि निर्माण कितना तेज हो रहा है? निर्माण होता है, हम तो रोडों को लिखते हैं, जिन जिन रोडों को बनना है, जो टूटी हैं निर्माणीकरण का भी लिखते हैं, नई रोड का भी लिखे हैं। लेकिन जो उतने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, वो चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एक्सियन हो, कोई भी हो, हम लोगों को, क्षेत्रीय विधायक को कोई संदेश नहीं देते हैं। उस रोड पे काम करके चले जाते हैं। हमारी सरकार का कोई सिलापट नहीं लगता है, उस पर कोई भी जो है साइन बोर्ड नहीं लगता है। जनता क्या समझेगी किसने बना के चला गया? अमेरिका आके बना गया कि लखनऊ का कोई बना गया कि प्रदेश का कोई बना गया? ये स्थिति है। जो मंशा है अधिकारियों की, वो सरकार के खिलाफ है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, ये इसी लोक निर्माण विभाग में ही या और भी विभागों में ऐसा ही हो रहा है? इस विभाग में सबसे ज्यादा हो रहा है। बाकी जो विभाग है, जैसे सिंचाई विभाग की अगर बात कर लें, या हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात कर लें, या हम नगर निगम के बहुत से क्षेत्र हैं, आपका जो नगर निगम में भी आ चुका है, वहाँ के भी अधिकारी ऐसे नहीं, वहाँ ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब पीडब्ल्यूडी की है। अच्छा, आपने कई बार पत्र भी लिखा है, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी से मिल के ये बात हम रखेंगे अपने क्षेत्र की, कि इस क्षेत्र में जनता आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव विधायक के रूप में उस न्याय के मंदिर में पहुंचा हूं कि इस क्षेत्र की जनता को कुछ नया मिलेगा। और हमारी सरकार बहुत कुछ दे रही है महाराज जी के द्वारा। लेकिन सही बात यह है, जनता को संदेश देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी कोई काम नहीं करते, उनके खिलाफ काम करते हैं। मतलब अधिकारियों की वजह से मोहनलालगंज क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। इसके लिए आगे शिकायत करेंगे आप? हम बिल्कुल करेंगे। हम कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर करेंगे। अभी कोई कार्यक्रम होता है सूचना नहीं देते हैं। आज माननीय मंत्री जी को आना था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, और सुबह मुझको 9-10 बजे बताया जा रहा है कि आज मंत्री जी आएंगे। मतलब अपने क्षेत्र के विधायक को कोई सूचना नहीं दी जाती। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहनलालगंज क्षेत्र के हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सूचना होती है वो सूचना का आदान प्रदान नहीं कराया जाता है। इसके साथ ही साथ में किसी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उनके ऊपर आरोप लगाया है जो लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग हैं, उन विभाग के भी अधिकारी जो है किसी प्रकार से कोई काम सुनने को तैयार नहीं। कैमरामैन नमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अलीगढ़ से अब खबर, बीजेपी सांसद सतीश गौतम पर गंभीर आरोप। ओजोन सिटी बिल्डर ने लगाए संसद पर गंभीर आरोप। सांसद के रिश्तेदार पर 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। सांसद के रिश्तेदार ने फर्जीवाड़ा कर बेनामा कराया था। रिंग रोड में रोड़ा बनने का सांसद सतीश गौतम पर आरोप है। बिल्डर ने खुद और परिवार को बताया जान का खतरा। सांसद सतीश गौतम से बताया है जान का खतरा, जहां बिल्डर ने कहा कि सीएम से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। तो रोड में रोड़ा बन रहे हैं सांसद, जहां सहयोग करना चाहिए तो वो विकास की राह में रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर शिकायतें अब सामने आ रही हैं, जिस पर यह कहा जा रहा है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी पूरी शिकायत की जाएगी। तो बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप ओजोन सिटी बिल्डर ने लगाए हैं। सांसद पर गंभीर आरोप। सांसद के रिश्तेदार पर 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। तो सांसद के रिश्तेदार ने फर्जीवाड़ा कर बेनामा कराया है। रिंग रोड में रोड़ा बनने का सांसद सतीश गौतम का आरोप है।
नोएडा से अब खबर, फर्जी फर्म बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सरकार को लगाया हजारों करोड़ के राजस्व का चूना। पुलिस ने गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12,66,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 32 मोबाइल फोन, 24 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। 118 फर्जी आधार कार्ड, 140 पैन कार्ड और 3 कार भी बरामद किए गए हैं। पिछले 5 साल से ये संगठित गिरोह सक्रिय था। 2660 फर्जी फर्म और जीएसटी नंबर तैयार कर सरकार को चूना लगाया गया है। गिरोह ने सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तो धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा कर दिया गया है। गिरोह से सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा है। जीएसटी की चोरी कर राजस्व को 10,000 करोड़ का लगभग चूना लगाने वाले गैंग का नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से आपने इस पूरे पर्दे को साफ किया, क्योंकि लगातार देखिए आपको शिकायत भी है? देखिए, मई के महीने में हमारे पास एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में, जिसमें किसी के पैन कार्ड का नाजायज इस्तेमाल होता हुआ पाया गया। इसमें जो गहराई से हमने विवेचना किया था, जिसके पास 6,35,000 से ऊपर का पैन कार्ड का निकला, उसमें एक फोटो मॉर्फ करके गरीब जनता के लिए कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसे लगभग 2260 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके माध्यम से ओरिजिनल जीएसटी पिन जनरेट करवाकर भी और फर्जी जीएसटी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से हम कंपनी में फिर इस जीएसटी ऐसा लगभग 30 मास्टरमाइंड है और क्या चाहते भी गिरफ्तार करते 8 लोगों को गिरफ्तार। हापुड़ से अब खबर, अवैध एनिमल वेस्टेज के गोदाम पर मेहरबानी। पॉल्यूशन विभाग और स्थानीय अधिकारी मेहरबान नजर आ रहे हैं। सरकार के आदेश को नहीं मानते गोदाम मालिक। जहां चोरी छुपे चल रहे अवैध गोदामों से फैल रहा है प्रदूषण। इलाके में बदबू से लोगों को रहना अब मुश्किल हो गया है। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। पिलखुआ विकास प्राधिकरण नहीं ले रहा है कोई एक्शन। सिटी कोतवाली में चल रहे दर्जनों अवैध एनिमल वेस्टेज गोदाम। सरकार की सख्ती के बावजूद मेहरबानी क्यों? तो शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध एनिमल वेस्टेज गोदामों पर एक्शन आखिर कब होगा, ताकि लोगों को वहां की बदबू से राहत मिल पाए, लोग राहत की सांस ले पाए। मैंने बराबर जो गलत काम चल रहे हैं रामपुर रोड पे और चमड़ा मंडी के दोनों गेटों पे अंदर अवैध तरीके से 2 हड्डी मिलें चल रही हैं और कम से कम 50 अवैध जिसको एनओसी नहीं है वो पतंजलि के गोदाम चल रहे हैं। और जो माल दफनाया गया था 2 आदमियों का, वो भी अंदर काम चल रहा है। बराबर मैं उसको वीडियो डाल रहा हूँ, बराबर प्रदूषण के लिए भी बोल रहा हूँ, आप अपनी आवाज़ में उसके अंदर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैंने कहा ये तो योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि ईदगाह रोड पे भी पतंजलि गोदाम इतने सारे और इधर कमिला रोड पे भी पतंजलि गोदाम है। सारे गोदाम इलीगल चल रहे हैं। मुझे सहारनपुर में अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी ने कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकाल रहे गुर्जर समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यूपी सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर विशेष समाज ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर कार्यक्रम किया। परशुराम जयंती पर बिना परमिशन के कार्यक्रम किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुर्जर गौरव यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या केवल गुर्जर समाज के लिए ही अलग कानून है? मैं इस भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन सरकार से कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के सम्मान में मुकदमा या जेल तो छोटी बात है, फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। 29 तारीख को फंदपुरी में सहारनपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें देश के पार प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। सहारनपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लाखों लोग, कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसी गुर्जर गौरव यात्रा में
कुछ युवाओं के द्वारा फोन आ रहे हैं कि प्रशासन मुकदमे दर्ज करने के प्रयास कर रहा है गुर्जर समाज के ऊपर। तो मैं कह देना चाहता हूँ प्रशासन से और सरकार से, यदि मुकदमे दर्ज हुए तो जिन लोगों ने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती चुनाव आचार संहिता में निकाली उन पे भी होने चाहिए, जिन्होंने परशुराम जी की जयंती बिना परमिशन के निकाली उन पे भी होने चाहिए, और जिन्होंने बजरंग दल ने प्रोग्राम किया उन पे भी होने चाहिए। किसी एक समाज को जातिवादी मानसिकता के आधार पर टारगेट नहीं करना चाहिए। हम मुकदमों से और जेलों से नहीं डरते। यदि मेरे युवाओं को दबाने का प्रयास किया गया, मेरे समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तो जेल मुकदमे तो बहुत छोटी चीज़ है। अपने समाज के सम्मान के लिए फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा, उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। 29 तारीख को बुलंदशहर से अब खबर, 4 मंदिरों में मूर्ति को तोड़ने का मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुलावटी कोतवाली में दर्ज की गई है एफआईआर, जहां एसएसपी ने 5 टीमों को गठित किया है। मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करेगी पुलिस। गांव में पीएसी बल को तैनात किया गया है। गुलावटी कोतवाली के गांव बराल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर में अराजकता पर एक्शन, जहां मूर्तियों को गंगा में अब प्रवाहित करेगी पुलिस, और इसी के साथ पीएसी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो गुलावटी कोतवाली के गांव बराल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 मंदिरों में मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया है। तो मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगरा में नई नवेली दुल्हन को दहेज न मिलने पर घर से बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि 20 मई को थाना इरादत नगर के एक गांव पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़िता को शादी के 5 दिन बाद किन्नर का आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पीड़िता ने अपरायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।